नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बारे में। और ये वर्ड जितना सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है उतना ये टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं है। इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है मीनिंग, क्या होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स कॉम्पिटेंसी मैपिंग के, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे और कितने तरीके की कॉम्पिटेंसीज होती हैं। ठीक है, तो छोड़ दो खुद को इस वीडियो में और इस वीडियो के एंड में आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। मैं एक बार ऊपर से बता देता हूँ। कॉम्पिटेंसी मैपिंग का मतलब एक तरह से किसी भी इंडिविजुअल की स्किल्स या एबिलिटीज़ को लिस्ट करना होता है। कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं? स्किल्स, एबिलिटीज़, बिहेवियर्स, वो सारी चीज़ें होती हैं। मैपिंग का मतलब होता है लिस्ट करना उन सारी चीज़ों को। इसको आप एक चेकलिस्ट बोल सकते हो, जिसके ज़रिए एम्प्लॉयज़ और जैसे मैनेजर्स या एम्प्लॉयर्स होते हैं, दोनों को समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर रोल में सक्सेस पाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। आइए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। गूगल के बारे में आप सब ने सुना होगा। टेक्नोलॉजी कंपनी है और इनोवेशन कल्चर है, इसका कटिंग एज प्रोजेक्ट्स लेके आती है हमेशा। और गूगल में अगर उसको कंपेटिटिव एज मेंटेन करके रखना है ना, तो गूगल कॉम्पिटेंसी मैपिंग करती है ताकि उसके सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें वो सारी स्किल्स या एबिलिटीज़ हों जो भी वो रोल कर रहे हैं उसको करने के लिए जो भी ज़रूरत है उन स्किल्स की। ठीक है, इसलिए गूगल करती है कॉम्पिटेंसी मैपिंग। सबसे पहला स्टेप गूगल जो उठाती है, एक एग्जांपल है, ठीक है, दिल पे मत ले जाना, ऐसे सच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। सबसे पहला स्टेप उठाती है गूगल, आइडेंटिफाई जॉब रोल्स, कि कौन कौन से जॉब रोल्स हैं गूगल में। गूगल में बहुत सारे जॉब रोल्स हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, डेटा साइंस, ठीक है, बहुत सारे रोल्स हैं। तो सबसे पहले गूगल क्या करेगा, वो जॉब्स को आइडेंटिफाई करेगा कि रोल्स कितने हैं भाई हमारी कंपनी में। उसके बाद डिफाइन कॉम्पिटेंसी, हर एक रोल के लिए गूगल क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं हर एक जॉब रोल के लिए। जैसे कि एग्जांपल लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल लो, ठीक है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हो सकती हैं? टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनोवेशन, कोलैबोरेशन। टेक्निकल स्किल में क्या हो गया कि भाई आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन वगैरह, जावा वगैरह तो आनी ही चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वगैरह हो उसके सॉल्यूशन निकाल पाओ आप। इनोवेशन का मतलब आप क्रिएटिवली थिंक कर पाओ और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे आ पाओ। और कोलैबोरेशन का मतलब आप टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर पाओ। ठीक है, तो ये सारी कॉम्पिटेंसीज होंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब के लिए। फिर उसके बाद गूगल नेक्स्ट स्टेप में करेगा करंट कॉम्पिटेंसीज, कि एक्चुअल में अभी क्या है हमारे एम्प्लॉयज़ के पास, कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि जॉब के लिए क्या रिक्वायर्ड है। अभी हम देखेंगे कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ के पास क्या क्या स्किल्स हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास जाएंगे, देखेंगे भाई उनके असेसमेंट करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे उनके कलीग से। ठीक है, कोडिंग टेस्ट हो गया, टेक्निकल इंटरव्यूज़ हो गए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि करेंटली उनके पास क्या क्या कॉम्पिटेंसीज़ हैं, क्या क्या स्किल्स हैं। उसके बाद आपको गैप पता चल जाएगा। ठीक है, आप कंपेयर कर पाओगे कि करंट कॉम्पिटेंसीज और क्या रिक्वायर्ड है, उसके बीच में क्या गैप है। ठीक है, जैसे कि मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास टेक्निकल स्किल्स तो हैं, लेकिन उसको इनोवेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इनोवेटिव स्किल्स नहीं है उसके पास। ठीक है, तो इनोवेशन स्किल्स पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करोगे। ठीक है, ताकि आप इन दोनों के बीच में जो भी गैप आया ना उसको ब्रिज कर पाओ। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप टेक्निकल वर्कशॉप्स रख सकते हो, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम गूगल ने बना दिया, उसको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या स्किल्स की कमी है और उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया, तो उसको मेजर भी करेगा गूगल टाइम टू टाइम, और उसकी मतलब प्रोग्रेस जानने के लिए कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, लोग उस चीज़ को सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग। देखा आपने कि कैसे कॉम्पिटेंसीज, जॉब की कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए जो भी एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसीज थी उनके बीच में गैप देखा गया और उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई। तो ये तो था गूगल का एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं क्या होता है मीनिंग कॉम्पिटेंसी मैपिंग का। लिखने वाली टर्म में देख लेते हैं। अभी तक मेरे को पता है, आप समझ गए होंगे कि चार ही चीज़ें तो होती हैं भाई, स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती है, बिहेवियर होती है, नॉलेज होती है। ठीक है, यही चीज़ मीनिंग में भी देखेंगे। कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर्स, जिन चारों को हम बोल सकते हैं कॉम्पिटेंसीज, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब इफेक्टिवली। किसी भी एक जॉब को करने के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होंगी, कुछ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और बिहेवियर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उन सारी चीज़ों को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हो और कहीं पे डॉक्यूमेंट कर रहे हो, उसको ही आप बोल दोगे कॉम्पिटेंसी मैपिंग।
ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, किसी भी जॉब को करने के लिए क्या क्या कंपिटेंसीज लगेंगी। कंपिटेंसीज से मेरा मतलब इन 4 वर्ड से ही है, स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज एंड बिहेवियर्स। ठीक है, किसी भी जॉब को करने के लिए क्या कंपिटेंसीज होंगी उसको आइडेंटिफाई करना और डॉक्यूमेंट करना ही कंपिटेंसी मैपिंग होता है। It aligns individual competencies with organizational goals and help in managing and improving employee performance. Obviously, आप किसी भी जॉब को करने के लिए competencies अगर पहले से आप डिसाइड कर रहे हो तो आप ये भी तो देख रहे हो कि आपके एम्प्लॉयज़ में कितनी कंपिटेंसी है, वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, उससे आपको क्या सहायता मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को उन कंपिटेंसीज़ के साथ अलाइन करने में सहायता मिलती है और जिससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे गूगल वाला एग्जाम्पल आपने ले लिया कि एम्प्लॉयज़ के पास अगर वो स्किल्स नहीं है तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा के उनको वो स्किल्स सिखा सकते हो, तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस वहाँ पर एनहेंस हो जाएगी। और क्या लिखा गया, competency mapping is crucial in performance management as it ensures that employee possess the necessary competencies to achieve organizational objectives। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें competency mapping बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट बताया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, आप एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हो कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसे एनहांस की जाए। ठीक है, तो कंपिटेंसी मैपिंग में भी तो आप यही कर रहे हो कि एम्प्लॉयज़ के पास वो स्किल्स है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उनको सिखा रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे भी आप ध्यान दे रहे हो। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग गैप्स, फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको गैप्स पता चल जाएंगे कि एम्प्लॉयज़ में वो स्किल्स है कि नहीं है, उस हिसाब से आप उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे सकते हो जिसके ज़रिए उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा। अभी देखते हैं क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है कंपिटेंसी मैपिंग का। और जो भी मैं अभी पढ़ने वाला हूँ ना ऑब्जेक्टिव्स में, उसको आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो, एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो, बेनिफिट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स ही हैं एक तरह से कंपिटेंसी मैपिंग के, कि आपको मिलेगा क्या, क्यों करो आप कंपिटेंसी मैपिंग। सबसे पहले आपको की कंपिटेंसीज पता चल जाएंगी। ठीक है, कि क्या एसेंशियल स्किल्स हैं, नॉलेज है, बिहेवियर है किसी भी रोल को करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और की कंपिटेंसीज पता करके आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि हर एक जॉब को करने के लिए क्या चाहिए, मतलब क्या स्किल्स, नॉलेज या बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ये भी आप मेक श्योर करोगे कि हर एक रोल को आप अच्छे से डिफाइन कर पाओ, ताकि कई बार क्या होता है ना, रोल अनडिफाइंड रह जाते हैं, उनके स्कोप अनडिफाइंड रह जाते हैं। तो हर एक रोल को आप देखोगे, हर एक पोजीशन को आप देखोगे जो भी कंपनी में है, और उसके हिसाब से उसकी कंपिटेंसीज आइडेंटिफाई करोगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है इन्हांस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ऑब्वियसली अगर आपको जॉब के बारे में पता है कि जॉब में ज़रूरत किस किस चीज़ की है, तो आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन या हायरिंग वगैरह उसी हिसाब से करोगे ना, उसी तरीके के एम्प्लॉयज़ लेके आओगे। कंपिटेंसी बेस्ड क्राइटेरिया होगा एक आपके पास पहले से, और आप मेक श्योर करोगे कि जो भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनके पास जो भी रिक्वायर्ड कंपिटेंसीज हैं वो तो है ही है। ठीक है, थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव इसका इम्प्रूव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंपिटेंसीज आप परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में भी लगा सकते हो। मतलब परफॉर्मेंस आप एम्प्लॉयज़ की देख रहे हो, उसमें आप देखोगे भी तो कि उनके पास कितनी स्किल्स हैं उस जॉब को करने के लिए, और अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग दोगे या उनका जो भी है मोटिवेशन वगैरह करोगे कि हाँ भाई थोड़ा सा और सीख लो। फोर्थ होता है फैसिलिटेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कंपिटेंसी मैपिंग करके आपको कंपिटेंसी गैप्स पता चल जाते हैं और उसके हिसाब से आप अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बना सकते हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना सकते हो। और इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि जो भी आप ट्रेनिंग बना रहे हो ना, आपको पता रहेगा कि क्या स्किल्स या क्या कंपिटेंसी सिखाने के लिए बना रहे हो, और उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पड़ता है करियर पे एम्प्लॉयज़ की। फिफ्थ होता है सपोर्ट करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग। देखो करियर की बात करिए और करियर आ गया। कंपिटेंसी मैपिंग करके आप एम्प्लॉयज़ के करियर को भी सपोर्ट कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि उनके में क्या कंपिटेंसीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, उनको वो स्किल्स सिखा रहे हो। और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि पोटेंशियल लीडर्स कौन कौन से हैं, किन में वो सारी स्किल्स हैं या किन के पास बहुत अच्छी ही स्किल्स हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपिटेंसीज़ हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में किसको प्रमोट करना है। सिक्स्थ होता है अलाइन वर्कफोर्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अभी यहाँ पे कंपिटेंसी मैपिंग करके आप हर एक इंडिविजुअल की, हर एक एम्प्लॉय की कंपिटेंसीज भी चेक करते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी रोल है, उसके हिसाब से वो फिट है कि नहीं है, और जिससे सहायता मिलती है अगर वो फिट होंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होगी। ठीक है। सेवंथ होता है प्रमोट अ लर्निंग कल्चर।
कॉम्पिटेंसी मैपिंग देख के आप स्किल्स पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, स्किल्स पे फोकस कर रहे हो, एबिलिटीज़ पे फोकस कर रहे हो, नॉलेज पे फोकस कर रहे हो, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट का एक कल्चर बन रहा है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप एक एनवायरनमेंट बना रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील कर रहे हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो स्टैंडर्डाइज कॉम्पिटेंसी लैंग्वेज। आप हर एक जॉब को एक्सप्लेन कर रहे हो कि जैसे कि मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है आपके पास, ठीक है, कि हाँ भाई इस जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ इट, इफ़ एल्स नहीं है इसमें, ठीक है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, एक लैंग्वेज क्रिएट कर दी है आपने पूरी कंपनी में, ठीक है। तो ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कॉम्पिटेंसी मैपिंग के। अब देख लेते हैं क्या होते हैं स्टेप्स कॉम्पिटेंसी मैपिंग के। आई होप मैं बोर नहीं कर रहा हूँ आपको। अगर आप अभी तक वीडियो में हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख देना, मेरे को अच्छा लगेगा पढ़ के। और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी तक, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कभी भी। तो क्या होते हैं कुछ स्टेप्स कॉम्पिटेंसी मैपिंग के, कि करते कैसे हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जो हमने गूगल वाला एग्जाम्पल लिया था ना, वही ऐसा कुछ मिलता जुलता ही आपको यहाँ पे दिखने वाला है। सबसे पहला स्टेप होता है जॉब एनालिसिस, जॉब के बारे में जानना, ठीक है। हर एक जॉब की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो सारी चीज़ें चेक करना, जो कि आप कैसे कर सकते हो, इंटरव्यूज़ ले सकते हो एम्प्लॉयज़ का, कि आपको टास्क के बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा कि जो भी कर रहे हैं। क्वेश्चन एयर यूज़ कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या जो भी एग्जिस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन है उन जॉब्स के लिए वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप जॉब एनालिसिस कर रहे हो एक तरह से। सेकंड होता है आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंसीज। एक बार आपने जॉब्स के बारे में जान लिया तो अब आप क्या करोगे, कॉम्पिटेंसीज देखोगे कि ईच जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए क्या इसेंशियल कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है, कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, टेक्निकल स्किल्स, आईटी स्किल्स, ठीक है, और लीडरशिप स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। तो क्या क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं उस जॉब को करने के लिए, कॉम्पिटेंसीज देखोगे बेसिकली, जो कि हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, टेक्निकल स्किल्स और इनोवेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सारी चीज़ें ही हैं, ठीक है। थर्ड होता है डेवलप कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। अभी आप हर एक स्किल्स के हिसाब से उसकी प्रोफिशिएंसी सेट करोगे कि किस स्किल में बंदे को कितना होना चाहिए। आपने लिख दिया टेक्निकल स्किल में बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए कि बिगनर होना चाहिए। जैसे कि आपने जॉब्स में देखा होगा, लिंक्डइन वगैरह पे कोई भी जॉब आती है नीचे लिखा रहता है कि एसक्यूएल में ऐसे बेसिक नॉलेज ऑफ एसक्यूएल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसक्यूएल बहुत सारी जॉब्स में लिखा रहता है, या बहुत सारी जॉब में लिखा रहता है कि प्रोफिशिएंसी इन एक्सक्यूएल, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्रोफिशिएंसी सेट करोगे। फोर्थ होता है असेस कॉम्पिटेंसीज। अभी आप करंट कॉम्पिटेंसीज देखोगे कि एम्प्लॉयज़ में एक्चुअल में कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ से उनका सेल्फ असेसमेंट करा सकते हो, उनके मैनेजर से पूछ सकते हो, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप कॉम्पिटेंसीज, जो करंट कॉम्पिटेंसीज हैं वो जान सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, ऑब्वियसली गैप एनालिसिस करोगे, क्योंकि आपको जॉब्स के बारे में पता चल गया, आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में पता चल गया। अभी आप गैप देखोगे कि करंट कॉम्पिटेंसीज और रिक्वायर कॉम्पिटेंसीज में क्या गैप है, मतलब कहाँ पे लैग कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करने के बाद आप हाईलाइट करोगे वो सारे एरिया जहाँ पे एम्प्लॉय के पास वो सारी कॉम्पिटेंसीज या वो सारी स्किल्स नहीं हैं। और अगर एक से ज़्यादा मिल जाती हैं वो, मतलब ऐसे बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज जो एम्प्लॉय लैग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्स्थ होता है इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्लान्स। अभी आपको गैप पता चल गया तो उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाओगे उस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, या कोचिंग एंड मेंटरिंग से भी हो जाता है कई बार कि आप उनको कोई कोच असाइन कर दोगे, कोई मेंटर असाइन कर दोगे, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ई लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, आप ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हो, जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती हैं बहुत सारी, ठीक है। वो सारी करके आप ऐसे एक प्लान बना दोगे कि करना कैसे है इस गैप को फिल। और सेवंथ होता है मॉनिटर एंड इवेल्युएट प्रोग्रेस। ऑब्वियसली आपने बस प्लान बना दिया तो उसके हिसाब से आप छोड़ तो नहीं दोगे एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि भाई कर ही लेंगे, वो तो भरोसा है हमें, तो नहीं। आप इवेल्युएट करोगे, आप पहले मॉनिटर करोगे, उसके बाद आप इवेल्युएट करोगे, ठीक है। इफेक्टिवनेस ट्रैक करोगे कि जो भी आपने ट्रेनिंग बनाई थी उसका इफेक्टिवनेस कितना है और कितना इम्प्रूव हुआ है एम्प्लॉयज़ में कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग। यहाँ पे कुछ 4 तरीके के मेजर टाइप्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल, मोटिवेशनल, इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते रहो। इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, इंटेलेक्चुअल का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बताओ। इंटेलेक्चुअल होता है माइंड या थिंकिंग से रिलेटेड, जिसमें आप अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में,
ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो होता है इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज को क्या बोला गया है? दीज कॉम्पिटेंसीज इन्वॉल्व अ कॉग्निटिव स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म टास्क इफेक्टिवली। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्किल्स मतलब जो भी आप दिमाग से सोच रहे हो ना, वो सारी स्किल्स या नॉलेज की ज़रूरत है किसी भी जॉब को करने के लिए। वो सारी कंपिटेंसीज, अगर उससे रिलेटेड कोई भी कंपिटेंसी है तो वो इंटेलेक्चुअल कंपिटेंसीज में आती हैं। दे इंक्लूड द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, थिंक क्रिटिकली, पोजेस टेक्निकल एक्सपर्टीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा क्या क्या आ सकता है इसमें? एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कितना ब्रेक डाउन कर सकते हो, कितना लॉजिकली उसको समझ सकते हो, तो ये हो गया एनालिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि आप इवैल्यूएट कर पा रहे हो किसी आर्ग्यूमेंट को, मतलब एक रीज़न दे पा रहे हो अपनी जजमेंट का या एविडेंस का। ठीक है, मतलब आप दिमाग जहाँ पे भी लगा रहे हो ना, उसको आप इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी बोलोगे। टेक्निकल नॉलेज कि आपको किसी भी टेक्निकल चीज़ को समझती है कि कितनी नॉलेज है आपको। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है आपके पास, है ना। सेकेंड होता है मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज, मतलब आपको कितने इच्छुक हो आप उस काम को करने के लिए या उस जॉब को करने के लिए। These competencies are about an individual's drive, ambition, and willingness to achieve goals. They reflect the desire to excel, take initiatives, and persist through challenges. ठीक है, आपको कितनी इच्छा है, कितने एम्बिशियस हो आप उस चीज़ को करने के लिए, उस जॉब से रिलेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए। इसमें क्या क्या आ सकता है? अचीवमेंट ओरिएंटेशन, आप अपने लिए हाई गोल सेट करो और उनको मीट करो। इनिशिएटिव्स, आप खुद से ही प्रोएक्टिवली, मतलब किसी के बोलने से पहले ही आप जाके इनिशिएटिव ले रहे हो या कुछ भी एक्शन कर रहे हो। ठीक है, खुद के बलबूते पे। उसके बाद आता है परसिस्टेंस, कि आपको कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी परेशानी आ रही है, उसके बावजूद भी अपना एफर्ट्स आप या इंटरेस्ट आप बनाए रख रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल हो, जैसे कि सेल्स पीपल होते हैं, उनका जो डिटर्मिनेशन होता है अचीव करना जो भी सेल्स टारगेट है, उसको आप बोल सकते हो मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज। थर्ड होता है इमोशनल कॉम्पिटेंसीज। ऑब्वियसली इमोशनल का तो मतलब अब मैं क्या ही समझाऊं, आपको पता ही होगा कि आप कैसा सोचते हो अपने बारे में और दूसरों के बारे में। दीज कॉम्पिटेंसीज रिलेट टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस as well as those of others. They include self-awareness, self-regulation and empathy. तो आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो दूसरों के बारे में भी और अपने बारे में भी। इसमें क्या क्या आता है? सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में, वीकनेस के बारे में कितना जानते हो। वो भी तो कॉम्पिटेंसी ही होगी ना एक तरह से। नॉलेज हो गया, जैसे कि मैंने बताया था 4 पिलर्स में नॉलेज भी तो होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद होता है सेल्फ कंट्रोल, ये सेल्फ रेगुलेशन बोल सकते हो, कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। जो भी आपके इमोशंस हैं, कई बार ऐसे इमोशंस होते हैं ना कि आपको कंट्रोल करके रखने पड़ते हैं, दिखाने नहीं होते हैं हर जगह। ठीक है, तो कितना है आप में वो चीज़, तो वो भी आपकी एक तरह से कॉम्पिटेंसी होती है। और होता है एम्पैथी, कि आप दूसरों की फीलिंग्स की कितनी कदर करते हो, वो हो गया एम्पैथी। जैसे कि आपने कॉल किया होगा कस्टमर सर्विस को, है ना, आप कितना सुनाते हो उनको, कितना गाली गलौज करते हो। मतलब सारे लोग नहीं करते हैं, काफ़ी कस्टमर्स जैसे इतना सुनाते हैं, भड़क जाते हैं, बट वो हमेशा उनका जॉब होता है काम रहना, अंडर प्रेशर भी, और एम्पैथी शो करना, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर दिक्कत में है, तो उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो इमोशनल कॉम्पिटेंसीज उनमें भर भर के होती है बेसिकली। फोर्थ होता है सोशल कॉम्पिटेंसीज। सोशल कॉम्पिटेंसीज मतलब आप समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो। समाज में आपका भाई टीम भी आ गया, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आप किसी टीम में काम कर रहे हो ना, या दूसरी टीम भी तो होंगे आपके इर्द गिर्द, तो आप कितना उनके साथ रिलेट कर पाते हो। दीज कॉम्पिटेंसीज इन्वॉल्व द स्किल्स नीडेड टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, कि आप दूसरों के साथ कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, वो स्किल्स आप में है कि नहीं है। इसमें क्या क्या आ सकता है? कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली, कि आप कितना क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो दूसरे लोगों से। ठीक है, क्योंकि किसी भी जॉब को करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। फिर आता है टीम वर्क, कि आप अपनी टीम या किसी और टीम के साथ कितना काम कर पा रहे हो साथ में मिल के किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको पूरी एक टीम मिलती है ना, तो आप कितना काम कर पा रहे हो उस टीम के साथ, वो टीम वर्क में देखा जाता है। वो भी एक कॉम्पिटेंसी ही होती है एक तरह से। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि मान लो किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया, अनबन हो भी गई, तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है, बिना किसी की फीलिंग्स को हर्ट किए हुए, वो होता है सोशल कॉम्पिटेंसी। ऑलराइट, जैसे कि मान लो प्रोजेक्ट का ही एग्जांपल लो, कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होंगी, कि वो अपनी टीम के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, और अगर टीम मेंबर्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहे तो उनको रिजॉल्व कर पाए,
तो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर में ये सारी कॉम्पिटेंसीज़ होनी ही चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो प्लीज़ यार कमेंट में लिख देना, और कोई भी डाउट है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, पसंद तो आ ही जाती है। और अगर अच्छी नहीं लगी वीडियो तो प्लीज़ डिसलाइक करो, लेकिन यार कुछ मेरे को भी तो बताओ कि क्यों डिसलाइक किया। मैं देखता हूँ वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, लेकिन डिसलाइक्स भी होते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ अच्छी नहीं लगती है वीडियो, विच इज़ टोटली फाइन, लेकिन आप कमेंट में कुछ तो लिख दो। ये मत लिखो कि मैंने डिसलाइक करी इस वजह से, उसमें तो फिर पता चल जाएगा ना कि आपने डिसलाइक करी। मैं डिसलाइक्स नहीं देख सकता कि किसने किया है, लेकिन आप कॉमेंट लिख दो कि हाँ भाई मैं ये चीज़ इंप्रूव कर सकता था, या आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी इस वीडियो से। और ठीक है, और जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को। चैनल बहुत अच्छा है तो सब्सक्राइब कर देना, मज़ा आएगा आपको। आने वाली वीडियोस में भी यूज़फुल हो सकती हैं इस चैनल पे जो भी वीडियोस हैं आपके लिए। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।